इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शबाब और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। आज चंद्रशेखर रावण ने अपनी तमाम सीटों पर अपने प्रभारी यानी कि सो कॉल्ड अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। लगभग 30-35 सीटों का उन्होंने ऐलान कर दिया कि यहां से हमारे ये प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। इससे दो बातें तो साफ हो गई। पहली बात ये कि चंद्रशेखर अब किसी भी गठबंधन के इंतजार में नहीं। अखिलेश यादव से उनकी बात नहीं बनी, बाकी बहन जी ने उनकी नहीं सुनी। अब वो क्या करते, इसीलिए उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, क्योंकि समय बीत रहा है। अगर प्रत्याशी तैयारी नहीं करेंगे तो चुनाव लड़ने की भूमिका कमजोर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि चंद्रशेखर रावण ने खुद के चुनाव लड़ने की उस सीट का जिक्र क्यों नहीं किया जिस पर वो खुद ताल ठोकना चाहते थे, हस्तिनापुर का। आज कहानी उसी हस्तिनापुर की जहां से चंद्रशेखर रावण खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। खबरें ये हैं कि हस्तिनापुर से चुनाव लड़के चंद्रशेखर रावण विधानसभा में आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी जो जड़ें हैं उनको जमाना चाहते हैं। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हस्तिनापुर में 2027 का चुनाव अब पूरी तरह बदलने वाला है? और क्या अपनी ही विधानसभा को श्रापित भूमि बताने वाले मंत्री दिनेश खटीक का टिकट खतरे में पड़ गया है? और यहीं पर क्या अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने सबसे पुराने भरोसेमंद चेहरे योगेश वर्मा पर भरोसा जताया है? और क्या चंद्रशेखर आजाद की संभावित एंट्री से पहले ही समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा चुनावी प्लान तैयार कर लिया है? आज इन्हीं खबरों का विश्लेषण। मेरठ की उस विधानसभा सीट का जिक्र है जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में गिना जाता है। हस्तिनापुर, जहां सत्ता का संकेत छिपा है। कहा जाता है कि मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है। महाभारत काल से ऐतिहासिक पहचान रखने वाली यह सीट राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ी इंपॉर्टेंट। राजनीतिक हलकों में लंबे समय से यह चर्चा रही है कि हस्तिनापुर का जनादेश प्रदेश की सत्ता के रुझान का संकेत देता है। यहां की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मतदाता किसी एक दल के स्थायी समर्थक नहीं रहते। स्थानीय नेतृत्व, उम्मीदवार की छवि और क्षेत्रीय मुद्दे यहां अक्सर निर्णायक भूमिका निभाते। असल में योगी सरकार में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने हाल ही के दिनों में कहा था कि वो तीसरी बार हस्तिनापुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसी दौरान हस्तिनापुर को लेकर दिए गए श्रापित भूमि वाले बयान से बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। विपक्ष ने इसे क्षेत्र की जनता की भावनाओं का अपमान बताया। बढ़ते विवाद के बाद दिनेश खटीक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण भी जारी किया और कहा कि उनका आशय हस्तिनापुर की पौराणिक पृष्ठभूमि से था, न कि क्षेत्र के अपमान का। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुन लीजिए। कि कुदरती बात है कि मैं 2 बार एमएलए बना, 2 बार मिनिस्टर बना और पता नहीं अपने आप मेरे मन से एक बात निकलती है, वो मैंने आज तक मेरठ में नहीं कही है। मीडिया वाले भी खड़े हैं और आज मेरे आपके सामने ये बात निकल रही है। मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। लेकिन खटीक के इस बयान के बाद राजनीतिक नफा नुकसान की चर्चा बहुत तेज हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि भाजपा नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम से नाराज था। हालांकि पार्टी की ओर से टिकट को लेकर कोई आधिकारिक फैसला फिलहाल सामने नहीं आया है। 2017 में दिनेश खटीक ने बसपा के योगेश वर्मा को 36,000 वोटों से हराया था। 2022 के भी मुकाबले में योगेश वर्मा ही उनके अपोजिट में थे, लेकिन इस बार योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में थे। दिनेश खटीक ने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए, जबकि योगेश वर्मा को भी कमोबेश 1 लाख के ही आसपास वोट मिले थे। दोनों के बीच हार जीत का अंतर 7,000 वोटों का ही था। यानी मुकाबला बहुत कांटे का था।
समाजवादी पार्टी भी हस्तिनापुर सीट को लेकर पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है। योगेश वर्मा इस सीट पर नया चेहरा नहीं है। 2022 में अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव में उन्होंने खटीक को कड़ी टक्कर दी थी और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव हारे थे। यही वजह है कि राजनीतिक सूत्र ये कहते हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी एक बार फिर योगेश वर्मा पर ही भरोसा जताने जा रही है। योगेश वर्मा का इस क्षेत्र में बड़ा पुराना राजनीतिक आधार है। 2007 में वो विधायक रहे। उनकी पत्नी सुनीता वर्मा मेरठ की महापौर रहीं और अनुसूचित जाति समाज में उनका प्रभाव है। बसपा छोड़ने के बाद भी उनकी राजनीतिक पकड़ बनी रही और अब वो समाजवादी पार्टी में मजबूती के साथ मजबूत स्थानीय चेहरों में गिने जाते हैं। योगेश वर्मा का राजनीतिक सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 2002 में बसपा ने पहली बार उन्हें हस्तिनापुर से टिकट दिया। 2007 में वो विधायक बने। 2012 में उन्होंने पीस पार्टी से चुनाव लड़ा। 2017 में वो दोबारा बसपा में लौटे। 2018 में SC/ST आंदोलन के दौरान जेल भी गए, जिससे उनकी राजनीतिक पहचान और बढ़ी। 2019 में बसपा ने उन्हें बुलंदशहर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और आज वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में गिने जाते हैं। और अब बात चंद्रशेखर रावण की इस सीट से एंट्री की। चर्चा यह है कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर से चुनाव लड़ना चाहते। अगर ऐसा होता है तो दलित वोटों के बंटवारे की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन राजनीतिक सूत्र यह कहते हैं कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर को कोई अतिरिक्त राजनीतिक स्पेस देने के मूड में बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के ऐसे स्थानीय चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है जिसकी अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ हो और जो सीधे भाजपा को चुनौती दे सके। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि योगेश वर्मा की संभावित उम्मीदवारी का उद्देश्य केवल भाजपा को हराना भर नहीं, बल्कि दलित वोटों को एकजुट रखने की रणनीति पर भी काम करना है। यानी कि अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में एक बड़ा प्लान तैयार कर 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव बहुत सधी रणनीति पर चल रहे हैं। पार्टी टिकट वितरण में स्थानीय प्रभाव और जातीय समीकरणों के साथ साथ जीत की संभावनाओं को सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं। हस्तिनापुर भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जाए। अगर भाजपा दिनेश खटीक की जगह नया चेहरा लाती है और समाजवादी पार्टी फिर से योगेश वर्मा पर दांव लगाती है तो मुकाबला रोचक हो जाएगा। तो एक तरफ दिनेश खटीक का बयान भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहा है, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की संभावित दावेदारी चर्चाओं में है और तीसरी तरफ अखिलेश यादव का पहले से आजमाया हुआ दांव योगेश वर्मा एक बार फिर हस्तिनापुर की राजनीति को केंद्र में ले आया है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2022 में भरोसा जताने के बाद अखिलेश यादव 2027 में भी योगेश वर्मा पर दांव लगाएंगे? क्या भाजपा दिनेश खटीक के साथ जाएगी या फिर किसी नए चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी? और अगर चंद्रशेखर मैदान में उतरते हैं तो क्या हस्तिनापुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा या फिर सपा अपने स्थानीय समीकरणों से बाजी मार ले? इन सभी सवालों का जवाब तो आने वाले वक्त में साफ होगा, लेकिन इतना तो तय है कि हस्तिनापुर 2027 के सबसे चर्चित चुनावी रण में शामिल रहने वाला है। इस खबर पर आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है? चंद्रशेखर रावण अगर चुनाव में उतरते हैं तो उनके लिए सीट कितनी आसान या कितनी मुश्किल होगी, बताइएगा। आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।